नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चमगादड़ों में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए, प्रासरव्य ध्वनि तंत्र। इसका सही आंसर ए, चमगादड़ों में प्रासरव्य ध्वनि तंत्र पाया जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्रासरव्य तरंगे कहा जाता है। प्रासरव्य तरंगे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि प्रासरव्य ध्वनि यानी प्रासरव्य तरंगे को सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। श्रव्य तरंगे को हमारी कानें सुन सकती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। प्राथमिक या बुनियादी रंग है, तो इसका सही आंसर है बी, लाल, नीला, हरा। इसका सही आंसर है बी, प्राथमिक या बुनियादी रंग लाल, नीला, हरा। यहाँ पर नहीं लिखा है दोस्तों, टाइपिंग में गड़बड़ मिस्टेक हुआ है। तो इसका प्राथमिक या बुनियादी रंग क्या है? लाल, नीला, हरा होता है। प्राथमिक रंगों को मिलाने से अन्य रंगों का निर्माण होता है। पीला, मेजेंटा, पीकॉक, नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। क्या बोला कि जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जैसे फिलौल और पीकॉक को आपस में ऐड करेंगे और नीला को, तो हमें क्या मिलेगा? सफेद मिलेगा। नीला और पीला को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो वे सफेद बनेगा। हरा, मैजेंटा, इसी तरह से सब कुछ। चलिए अगले के प्रश्न पर। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि रंगीन टेलीविजन में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा प्राथमिक रंग। तो अगर मुझसे पूछा जाए परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण, तो हम कहेंगे इंद्रधनुष। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म सेल का एनोड किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट कार्बन, यानी इसका सही उत्तर ए है। सूक्ष्म सेल का एनोड कार्बन से बनता है। तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग मलहम बनाने में, पोर्सेलिन में चमक लाने में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग टेक्सटाइल उद्योग में कार्बनिक संश्लेषण के में ताम्र, कांच आदि को जोड़ने में काम आती है। जिंक, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है। जिंक क्लोराइड का जो रासायनिक नाम है वो JdNCl2 होता है। यहाँ पर Cl2 होना चाहिए। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए, जिंक सल्फाइड JdNS यानी जिंक सल्फाइड का प्रयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, विभिन्न धातुओं पर लेप चढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन से
कौन ईंधन का काम करता है? तो इसका सही आंसर है यूरेनियम। क्या आंसर है? यूरेनियम। इसका सही उत्तर बी है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में संलयन करने के लिए करीब 108 केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। यहाँ पर वह नहीं ब होना चाहिए। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और तारों में प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन हीलियम के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन कैसे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा होता है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन के रूप में ग्रेफाइट भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेटर करने के लिए भारी जल का प्रयोग करना पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन। तो न चिपकने वाले खाना पकाने वाले बर्तन में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है, यानी लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने के विधि को यशत लेपन या जस्टीकरण कहते हैं। पेंट करके तेल लगाकर ग्रीज लगाकर यशत लेपन क्रोमियम आदि द्वारा लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, अल्ट्रासाउंड। यानी गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से गर्भाशय में बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। 3D चित्रण होता है सोनोग्राफी से गर्भाशय में शिशु का लिंग का पता लगाया जाता है। भारत सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 को यानी 1994 में एक कानून बनाया। अब डॉक्टर द्वारा लिंग जांच करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स-रे की खोज किसने करी है? तो इसका सही आंसर होगा रोजेंटन। कौन किया है? रोजेंटन ने किया है, जिसका उपयोग चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। गामा किरणें की खोज बैकुरल ने किया है। इसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय अपक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। अल्फा, बीटा, गामा ये सभी रेडियो सक्रिय किरण होते हैं जो परमाणु के स्वतः विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। अल्फा किरण की वेदन क्षमता सबसे कम, उसके बाद बीटा, फिर सर्वाधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है। भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर, किसी भी ऊतक को आसानी से पार कर जाता है। यहाँ पर लिखा है पार कर जाता है,
सॉरी मिस्टेक में थोड़ा सी गड़बड़ हुआ है दोस्तों। किसी भी उत्तर यानी जो भेदन क्षमता होती है किसी भी उत्तर को आसानी से पार कर जाता है। क्या पार कर जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। तो रेशम के कीड़े को पालने को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। रेशम के कीड़े यानी रेशम के कीड़ों को पालने वाले को सेरीकल्चर कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यानी प्रतियोगी परीक्षा में एक तो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारा लेकर आया हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। एपीकल्चर में यानी एवीकल्चर में जो है मधुमक्खियों पालन का अध्ययन किया जाता है। फिशिकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठ पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो मनुष्य के कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है? एक बार प्रश्न को फिर पढ़ता हूँ। मनुष्य के मध्य कान के गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वायु यानी ए। तो मनुष्य के मध्य कान गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त वायु होती है। यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है जो कान की हड्डी है। दोस्तों मुझसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो हम कहेंगे स्टेप्स। और वो कहाँ पाया जाता है? वो एक कान की हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, उसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। इससे शरीर के भार में कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान के 3 भाग होते हैं। पहला बाह्य, मध्य और आंतरिक। आंतरिक कान में कोकलिया होती है और इसमें द्रव्य होता है जिसे ओटोलिथ कहते हैं, जो शरीर को संतुलित करने में सहायता करता है। अगला, मनुष्य के मध्य कान में म्यूकस ग्रंथ होता है जो म्यूसिन का स्राव करता है, जो धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। बाह्य कान को पिन्ना कहते हैं, जो उपास्थि का बना होता है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है पटियाला। इसका सही उत्तर बी है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी ने गांधी जी को दिया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया?
तो नेताजी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आजाद हिंद फौज का कमांडर नेताजी को बनाया गया था। तो आजाद हिंद फौज का कमांडर किसे बनाया गया था? नेताजी को। नेताजी 18 अगस्त 1945 को फार्मूसा द्वीप के पास विमान दुर्घटना में घायल हो गए थे। नेताजी की मृत्यु के स्पष्ट प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुए हैं, पर मुखर्जी और बनर्जी आयोग द्वारा भारत सरकार ने मुखर्जी और बनर्जी आयोग भारत सरकार ने गठित की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिका ओपन टेनिस को जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है। तो विंबलडन ओपन टेनिस सबसे पुराना है, इसकी स्थापना 1900 में हुआ। विंबलडन ओपन टेनिस ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है और सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। लाल बाजरी लाल कोर्ट मिट्टी का संबंध फ्रेंच ओपन टेनिस के खेल से है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।